नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, हम उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं एक उत्तर प्रदेश के इटावा के एक युवा। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान का युवा है वो किसको चाहता है। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एक नई पार्टी पनप रही है, आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में उत्तर प्रदेश के इटावा के युवा और क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। ज़मीनी हकीकत हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ज़मीन पर किसका वर्चस्व है, समाजवादी पार्टी का या बसपा का या भाजपा का, ये तो आप जानें, क्योंकि हमारा काम सच्चाई दिखाना है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे साथ जो मौजूद हैं युवा, उनसे, और पहले उनका परिचय जान लेते हैं हम। भाई साहब, आपका नाम और थोड़ा अपने बारे में ज़रूर बताएं। नाम सौरभ गौतम, गांव सैसों, इटावा में रहती हैं। और कोई, अब आप बताने की कोशिश करें कि अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश के इटावा के युवा क्या चाहते हैं 2022 में। हम चाहते हैं 2022 में माननीय बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बने, ताकि युवा वर्ग काफ़ी अच्छे से आज जो संघर्ष कर रहा है विपक्ष में रहते हुए, आज तो उनको बहन जी की सरकार में रोजगार, कानून सुरक्षा और जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं विद्यार्थियों के लिए, उनमें भी काफ़ी सुधार हो। जैसे कि जो 2022 का चुनाव होगा वो बहन जी के, आप बहन जी के जो बहन जी का फेस है उस पर वोट दोगे, या फिर बहन जी का जो शासनकाल रहा है उत्तर प्रदेश में 4 बार का, उसके आधार पर वोट दोगे, या फिर आप शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के आधार पर वोट दोगे? उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी और 4 बार माननीय मुख्यमंत्री बनी बहन जी। तो उनका जब शासनकाल चलता था तो जितने ज़िले के अधिकारी रहते थे, तो जो दलित समाज के लोग रहते थे तो उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होती थी। अधिकारी उनकी सुनते थे। और कानून व्यवस्था, जिस समय अभी वर्तमान की भाजपा सरकार है और जो पूर्व में सरकारें रहीं सपा सरकार, तो उनमें क्या होता था कि उत्पीड़न दलित समाज का बड़े पैमाने पर किया जाता था, और यहाँ तक कि रिपोर्ट थाने में भी दर्ज नहीं होती थी। इतनी स्थिति खराब है। और माननीय बहन जी की सरकार रहती है तो उसमें कानून व्यवस्था का परचम लहराता है। उसमें कोई भी गुंडागर्दी तो छोड़ो, तो जो गुंडा किस्म के लोग रहते हैं तो घरों में छिप के बैठ जाते हैं कि बहन जी की सरकार चल रही है। आपको हम बताने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश में जहाँ तक हमने आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और इटावा में जहाँ तक हमने अभी तक सर्वे किया है, एक मुद्दा सर्व समाज में रहा है। चाहे ब्राह्मण समाज की बात करें, राजपूत समाज की बात करें, ओबीसी, पिछड़ा, तमाम जितनी भी जातियों की बात करें, धर्मों की बात करें, तो सभी लोग बहन जी के शासनकाल में एक बात जरूर मान रहे हैं कि बहन जी के शासनकाल में जिस प्रकार से जो बहन जी का शासनकाल था उसमें गुंडा राज बिल्कुल नहीं था। क्योंकि बहन जी के शासनकाल में गुंडे, ये बताते हैं कुछ लोगों से हमने जाना, ग्राउंड रिपोर्टों में भी उन्होंने स्पष्ट तौर से बताया है कि बहन जी के शासनकाल में गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। और भी हम जानने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार से जो चंद्रशेखर आज़ाद जी को तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि काफ़ी प्रचलित नाम है उत्तर प्रदेश में। तो उनकी हाल फिलहाल में साइकिल यात्रा चल रही है। साइकिल यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? साइकिल यात्रा, जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी तो मानवर साहब ने पूरे उत्तर प्रदेश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा चलाई थी, जो कि इस समय बहुजन मूवमेंट का नाम देकर के चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन साइकिल यात्रा चला रहे हैं। और चूँकि यहाँ इटावा में जो इनके साथी लोग हैं साइकिल यात्रा चला रहे हैं, ये कुछ साइकिल यात्रा नहीं, जो युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, जो युवा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इनको गुमराह करके साइकिल यात्रा के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, इनका भविष्य खराब कर रहे हैं। और कोई इनका मकसद नहीं है
ये हमेशा दलित बस्तियों में जा रहे हैं, जहाँ पर सर्व समाज का वोटर है वहाँ पर इनका कोई आना जाना नहीं है। ये जहाँ पर बीएसपी का कोर वोटर बैठा हुआ है, जो बीएसपी को वोट करता है हमेशा, तो ये वोट काटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, बहुजन समाज को दो टुकड़ों में बांटने के लिए ये काम किया जा रहा है। जैसे कि आपका स्पष्ट तौर से आरोप भी है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं वो मान्यवर साहब काशीराम जी की तरह नहीं है, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी ने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक साइकिल से यात्रा की। वो कहीं भी फॉर्च्यूनर या उस समय जो संसाधन थे उसमें नहीं बैठे। हाँ, सही बात है। उस समय जब मानवर साहब चलते थे साइकिल पे तो लोग ये कहते, सामंतवादी लोग, कि ये टूटी फूटी साइकिल वाले, जिनके पास में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, ये क्या मतलब सत्ता में जाएंगे। मानवर साहब ने उस समय अपने जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे, टूटी फूटी चप्पल हो चाहे खाने के लिए भले ही जो कुछ मिला हो, उन्होंने संघर्ष किया। बहुजन समाज को संघर्ष करके सन 1995 बहुजन समाज पार्टी की पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। ठीक उसी तरीके चंद्रशेखर के पास में आज फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर पे चलते हैं और ये आते हैं काफिला, इनके साथ में 15-15, 25-25 गाड़ियां चल रही हैं। तो मानवर साहब को संघर्ष के बारे में जितने लोग जानते हैं तो उन्होंने भी देखा होगा, मानवर साहब ने बड़ी मेहनत के बाद ये सब हासिल किया था। तो इनके पास ये सब कहाँ से आता है? जैसे कि मानवर साहब काशीराम जब थे तो उस टाइम तो ऐसे फॉर्च्यूनर ऐसे संसाधन वास्तव में थे ही नहीं, लेकिन जब यह समय है, इस समय हर एक समाज के ज़्यादा नहीं तो ऐसे 50 परिवारों में से 1-2 परिवार ऐसा मिल जाएगा जिसके पास फॉर्च्यूनर होगी, कोई भी तरह की गाड़ी होगी, तो वो चला सकती है। इसमें आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत इसमें नहीं है कि एक समय में ये कहते थे कि मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब का बेटा। सन 2017 तक इनके पास कुछ नहीं था, और लेकिन सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर इनके पास फॉर्च्यूनर भी हो गई और हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे। तो इसके कहीं ना कहीं रेस होते हैं इसमें। 2017 तक ये कहते थे मैं किसान का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ। तो उस समय जब ये अपने मुंह से जब कहते थे मेरे पास कुछ नहीं है, तो इस समय वर्तमान में ना तो ये कोई विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना कोई मंत्री हैं। उसके बावजूद ये हेलीकॉप्टर पे चल रहे, 100 गाड़ियों का काफिला इनके साथ में चलता है और हेलीकॉप्टर के साथ इनके कार्यकर्ता है। हमेशा कहीं भी देखने को मिलता है कि हाँ कोई बड़ा नेता आ रहा है, इनका पुलिस तक सुरक्षा देती है। ऐसा क्या कारण है जो इतनी बड़ी फंडिंग होती है समाज के साथ, जो हमें पता नहीं चल पा रहा है। जैसे कि चंद्रशेखर भाई जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी पर ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रहे हैं। हमेशा वो बसपा के खिलाफ ही स्टेटमेंट देते हैं, जो भी देते हैं। अब उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना ली, तो आपके हिसाब से वो सही स्टेटमेंट देते हैं या फिर समाज को गुमराह करके कुछ अलग करना चाहते हैं? मानवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, जिससे कि बहुजन समाज कई सदियों से गुलामी की ज़िंदगी जी रहा था। तो जिस समय बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई, मानवर साहब का सपना था कि हमारे बहुजन राज करें, शासन करें। लेकिन ये चंद्रशेखर जब आए हैं तो नौजवानों को गुमराह कर करके इन्होंने पार्टी तो बनाई है, लेकिन युवाओं को गुमराह करना इनका मुख्य कार्य है। मानवर साहब का जो सपना है ये साकार नहीं कर सकते। एक समाज को आप जब बांट देंगे 2-3 जगह पे, तो कहाँ से मानवर साहब का सपना साकार हो सकता है? कैसे हम लोग सरकार बना सकते हैं जब हम लोग 2 टुकड़े में बट जाएंगे, एक तरफ बीएसपी एक तरफ एएसपी, तो कहाँ से हम लोग सत्ता में आ सकते हैं? जैसे कि उनके साथ युवा जुड़ रहे हैं, तो कुछ तो मेन कारण होगा कि उनके साथ युवा जा रहे हैं। आप उन युवाओं को जो पहले आपके साथ थे तो उनको वापस क्यों नहीं रिटर्न कर लेते? जो युवा जा रहे हैं ये गुमराह करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय बहन जी के खिलाफ गलत गलत कमेंट्स करते हैं और उनको गुमराह करते हैं और अपनी रैलियों में बड़े बड़े पद पे पहुंचा करके उनको गुमराह कर चुके हैं। और जो बीएसपी का कोर वोटर है वो वहीं का वहीं है, वो कहीं नहीं जा रहा है। तो 2022 में बसपा
की सरकार बनेगी तो कितनी सीटों से बनेगी, क्योंकि सपा भी 300 पार का नारा दे चुकी है और भाजपा भी 300 पार का नारा दे चुकी है, तो फिर बसपा के पास कितनी बचती हैं? तो ये समाजवादी पार्टी जो कि अभी पंचायत चुनाव हुए उससे बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है, और भारतीय जनता पार्टी जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, गुंडागर्दी इतनी चरम सीमा पे है, और जब लॉकडाउन लगाया तो गरीब जनता चारों तरफ त्राही त्राही कर रही है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनती थी तो उस समय दलित समाज पर इतना ज़्यादा उत्पीड़न होता था कि उनकी रिपोर्ट थाने में भी दर्ज नहीं होती थी। तो ये लोग जो 300 का नारा दे रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में 30 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज को लेकर चल रही है, और बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के आदेश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे कैडर मीटिंग चल रही हैं, जिला स्तरीय मीटिंग चल रही हैं, और हर जगह समाज को जोड़ने का कार्य कर रही है। इसलिए बीएसपी पूर्ण बहुमत से वापस आ रही है 2022 में। उसको बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सभी सहयोग कर रहे हैं उनका। जैसे कि ये इटावा क्षेत्र मुलायम सिंह यादव जी के तमाम गढ़ है, तो यहाँ बसपा के कितने जीतने के चांस है, कितनी सीटें इटावा में जीत सकती है बसपा? बसपा इटावा में आपको बता दें 3 सीटें हैं। बड़तना विधानसभा जो कि सुरक्षित है, इटावा सामान्य सीट है, और जसवंत नगर जिस पे शिवपाल सिंह यादव जी लगातार से विधायक बने हुए हैं। तो बीएसपी तीनों सीटों पर अपने वोटरों के साथ कोर वोटर और जो नए वोटर जोड़े जा रहे हैं, तो मजबूती से चुनाव लड़ेगी, प्रयास करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती से सीटें निकाल के दिखाए। तो इनका कहना है कि 2022 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इटावा में भी एक अच्छा वर्चस्व बसपा लेकर आएगी। अब देखने वाली बात ये होगी, है तो समय ही बताएगा किस पार्टी, कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, कौन सी पार्टी सत्ता से बाहर रहती है, कौन सी पार्टी अच्छा विकल्प उत्तर प्रदेश को दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जो कार्यकर्ता, जो युवा कह रहे हैं, वो आपको हमने ज़मीनी हकीकत उत्तर प्रदेश के इटावा से दिखाई। तो बने रहिए बहुजन साथी चैनल के साथ, क्योंकि हम पल पल की अपडेट और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आते रहेंगे। क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इन युवा ने जो बात रखी उसके बारे में अपने कीमती प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।